नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। बहुत समय से कोरोना के कारण कक्षाएं आपकी नहीं हो पाई, रेगुलर क्लासेस आपकी नहीं हो पाई, लेकिन हम टच में रहे, लेकिन उस प्रकार नहीं रह पाए जैसे कि हमको नियमित रूप से क्लासेस में रहना चाहिए। लेकिन हम वीडियो के माध्यम से, इस पटल के माध्यम से अब एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ेंगे और जुड़कर आपकी समस्याओं का मैं पूरा समाधान करूंगा। 11th क्लास के बच्चों का ये फर्स्ट लेसन का, मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक आपसे आज डिस्कस करूंगा। मैं देवेंद्र शर्मा। आज बच्चों जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का, वो है रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। एक बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप 10th से 11th क्लास में आए हैं। 10th क्लास तक जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, स्पेशली 11th के बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि 10th में आपने जो केमिस्ट्री पढ़ी है वो बिल्कुल बेसिक थी। हालांकि उसमें भी कई चीजें बताते थे, लेकिन अब जो केमिस्ट्री आई है वो बिल्कुल एक न्यू, एक तरह से नई है आपके लिए, और वहां आपको पूरा बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे शुरू करेंगे, समझते हुए चलेंगे और आप अपने कंसेप्ट तैयार करते चलिए। क्योंकि बेटो देखो, ये 11th क्लास जो है, इसके बाद 12th आएगी, तो 11th के सारे बेसिक्स 12th में काम आएंगे, और 11 12 दोनों मिला के आपके कॉम्पिटिशन्स में काम आएंगे और आगे के फ्यूचर में काम आएंगे। तो अब हर चीज को आप कंसेप्ट क्लियर करके चलिएगा। रटने की तरह लेसन तैयार मत करिए। 10th में काम चल गया, अब नहीं चलेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, और हम अब लेसन पे आते हैं। देखिए बेटो, वैसे तो कोरोना के कारण हमारी जो गवर्नमेंट है और जो स्टेट बोर्ड है, उसने कुछ सिलेबस आपका कम कर दिया, लेकिन हमको थोड़ी जानकारी तो पूरे सिलेबस की होनी ही चाहिए। और जानकारी होने के बाद हम वो टॉपिक ज्यादा डेप्थ में ले लेंगे जो कि अब सिलेबस में है, समझेंगे पूरा, उनको डेप्थ में ले लेंगे। तो आप पहले आज ये एक इस लेसन की सबसे पहली क्लास है। इस लेसन को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको दूंगा। आज फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट है बेटों, जो एक कॉमन पार्ट है, जो आप पढ़ते भी आए हैं और उसमें थोड़ा सा और आपकी वृद्धि करनी है। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें पहला पार्ट है कि विज्ञान क्या है। तो ये आप परिभाषा इसकी जानते हैं, और वैसे बिना परिभाषा भी अगर आप बताएं तो कंसेप्ट जानते हैं। विज्ञान का क्या कंसेप्ट है? देखिए, हमारी जो ये प्रकृति है, इसमें अनेक चीजें आपको दिखाई देती हैं, अनेक रहस्य आपको दिखाई देते हैं। उन सब चीजों का मानव ने कुछ ज्ञान अर्जित करके परिणाम निकाले। उस संपूर्ण अर्जित ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। प्रकृति के क्रमबद्ध एवं प्रयोगों द्वारा वो ज्ञान जो पुष्ट हो जाए, जो सिद्ध हो जाए, उसको हम विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं, जिसमें भौतिकीय विज्ञान, फिजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, चिकित्सकीय विज्ञान, कृषि विज्ञान, मृदा विज्ञान, नाभिकीय विज्ञान, अनेक शाखाएं इसकी हैं। लेकिन हमको रसायन विज्ञान जो है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। बेटों, आप जब सुबह उठते हो और उठने के पश्चात जितनी भी चीजें आपके दिन भर में करते हो या देखते हो, उन सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई केमिकल इन्वॉल्व होता है। जैसे टूथपेस्ट से लेकर आपके पढ़ने की किताबों से लेके, पेन लिखने के पेन से लेके, दूध खाना भोजन खाने से लेके, हर चीज कोई ना कोई पदार्थ से मिलकर बनी है। और जितने भी आप चीजें देखते हो इस हमारे भूमंडल पर, चाहे वो सजीव या निर्जीव किसी भी रूप में हो, वो सब कुछ पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। तो रसायन विज्ञान जो है, वो उसका इन्वॉल्वमेंट
हर पदार्थ में है, हर चीज में है, चाहे वो कोई सी भी शाखा हो। तो रसायन विज्ञान क्या है? इस प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों की संरचना क्या है, उन पदार्थों के गुणधर्म क्या है, भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के गुणधर्म क्या है, और विभिन्न पदार्थ आपस में कैसे क्रियाएं करते हैं, ये सब चीजों की जो स्टडी है, ये रसायन विज्ञान में की जाती है। अब रसायन विज्ञान जो है, इसका ना, ये जो इसकी उत्पत्ति हुई है, वो एक ग्रीक शब्द से हुई है, जिसको हम कीमिया कहते हैं। कीमिया। और कीमिया जो होता है, वो रसायन का काम करने वाले जो लोग थे, जो वैज्ञानिक थे, जो रसायनों का कार्य करते हैं, उनको कीमियागर कहा जाता है। तो इससे ही इसका नाम पड़ा है केमिस्ट्री। खैर, ये एक इतिहास की बात है। अब हम इसके सिग्निफिकेंस या महत्वता पे आए, तो इसका उपयोग लगभग सभी चीजों में किया जाता है। जैसे कृषि के क्षेत्र में लें, कृषि विज्ञान में इसका महत्व लें, तो आप बीज को बोने से लेकर, बीज के उपचार से लेकर, ऐसे बीज बनाए जाते हैं जो उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, तो वो रसायनों के उपचार से आती है। फिर बीज को बोने के बाद उसमें खाद डाला जाता है, वो भी उर्वरक उसमें डाले जाते हैं, वो भी रासायनिक पदार्थ हैं। फिर उसके बाद खरपतवार नाशी, कीटनाशी, फफूंदनाशी, इन सब का छिड़काव किया जाता है। ये सब भी रासायनिक पदार्थ हैं। तो कृषि के क्षेत्र में इसका बहुत महत्व है। इसी प्रकार चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा मतलब चिकित्सक चाहे कोई रोग का जांच करनी हो, चाहे उसका उपचार करना हो, दोनों ही में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। इसको हम ज्यादा डेप्थ में नहीं करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ यह समझना है कि इसका किस किस चीज में उपयोग है। फिर हमारा जो आपका केमिकल है, वो इंडस्ट्री में भी उपयोग होता है, विभिन्न उद्योगों में इसका प्रयोग होता है, चाहे वो वस्त्र उद्योग हो, चाहे वो रंग उद्योग हो, चाहे वो पेंट उद्योग हो, चाहे वो कांच उद्योग हो, चाहे रबड़ उद्योग हो, चाहे कोई सा भी उद्योग हो, डाई बनाने वाला उद्योग हो, कोई सा भी उद्योग हो, उसमें किसी न किसी पदार्थ का इन्वॉल्वमेंट होता है। वो किसी न किसी पदार्थ के माध्यम से ही प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए भी, पर्यावरण देखिए बहुत ज्यादा आज ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है, विकट समस्या है कि हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है। और मुख्य रूप से आप जानते हो कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये हमारी ओजोन गैस को डिजनरेट कर रहे हैं, उसमें बड़े बड़े होल्स पैदा कर रहे हैं, उससे बड़ी हानियां हो रही हैं। अल्ट्रावायलेट रेज सीधी हमारी पृथ्वी तक पहुंच रही है और हमारे लिए बहुत नुकसानदायक, विभिन्न रोग उत्पन्न करती है। इसी प्रकार जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है, इससे भी अनेक रोग पैदा हो रहे हैं, वायु दूषित हो रही है, जल भी प्रदूषित हो रहा है औद्योगिक कचरे से। तो इन सबको कम करने के लिए, जैसे वायु प्रदूषण है, उसको कम करने के लिए आजकल सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि कम से कम वायु प्रदूषण हो। तो यह भी केमिस्ट्री की एक देन ही कही जाएगी। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो जल है उसको साफ करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं, उनमें भी कई सारे केमिकल्स का प्रयोग होता है। इस प्रकार जो पर्यावरण है उसको शुद्ध करने के लिए भी हमारा विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग होता है। जीव विज्ञान में देखें, आपको किसी भी ऑर्गन की स्टडी करनी है, जैसे एमआरआई करनी है मान लीजिए, तो उसको उसमें जब एमआरआई करेंगे तो एक इंजेक्शन के माध्यम से या रासायनिक पदार्थ के माध्यम से कुछ घोल तैयार करके पिलाया जाता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं रासायनिक पदार्थों का योगदान होता है। इस प्रकार जीव विज्ञान की कोई भी अध्ययन करें, किसी भी स्टडी को लें, उसमें हम कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। इसी प्रकार आजकल आप देखिए, जब कई देशों के बीच में युद्ध होते हैं, कई वार्स हुए हमारे, उनमें भी जैसे डायनामाइट का, परमाणु बम का, हाइड्रोजन बम का, विभिन्न प्रकार के जो ये बम है इनका प्रयोग किया गया, और रचनात्मक क्षेत्र में भी किया गया, जैसे नाभिकीय रिएक्टर बनाए गए परमाणु भट्टी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। तो इन सभी क्षेत्रों में रासायनिक पदार्थों का
यूरेनियम का, प्लूटोनियम का, इनका प्रयोग किया गया। तो ये भी रासायनिक पदार्थों के माध्यम से ही संभव हो पाया है। इसी प्रकार जो अन्य क्षेत्र हैं उन सभी में हम बहुत ज्यादा इसको डेप्थ में नहीं, क्योंकि इसमें से कोई बहुत विशेष क्वेश्चन ही आपको आता भी है कि सभी क्षेत्रों में रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका पहला पॉइंट था कि रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। अब आइए देखिए, इस ब्रह्मांड का जो भी पदार्थ है वो द्रव्य कहलाता है। दो ही चीजें हैं ब्रह्मांड में, द्रव्य और ऊर्जा, मास और एनर्जी। तो जो द्रव्य है वो 3 रूपों में पाया जाता है। इस एक चैप्टर में आप और पढ़ोगे आगे, स्टेट्स ऑफ मैटर में, पदार्थ की अवस्थाओं में। ये 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। हालांकि 2 प्रावस्थाएं और है, उसको हम स्टेट्स ऑफ मैटर में थोड़ा बहुत देखेंगे, प्लाज्मा अवस्था और अति शीतलित द्रव अवस्था। खैर, ठोस, द्रव और गैस के बारे में आप जानते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपको देता हूं। ठोस के परमाणु या कण बहुत निकट होते हैं, उनके बीच आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, इसलिए उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव अवस्था में कण थोड़े दूर हटते हैं, उनके बीच आकर्षण बल थोड़ा घट जाता है और घटने के कारण उनका आयतन तो निश्चित हो जाता है, लेकिन द्रव की कोई आकृति नहीं होती, क्योंकि द्रव को आप जिस पात्र में डालेंगे, दूध है उसको आप गिलास में लेंगे तो उसी आकार का हो जाएगा, किसी जग में लेंगे तो उसी आकार का हो जाएगा, जिस भी पात्र में डालेंगे वह उसी का आकार ले लेगा। गैस जो होती है, इसके जो कण होते हैं, परमाणु होते हैं, वो तो अणु होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, उनका आपस में कोई आकर्षण बल ही नहीं होता, जहां होते हैं वहां पूरे पात्र में फैल जाते हैं। तो ना तो इसका आकार निश्चित होता, न इसका आयतन निश्चित होता है। तो ये तीनों अवस्थाएं आपकी द्रव्य की प्रकृति में होती है। अब गुणधर्म एवं मापन, प्रॉपर्टीज एवं देयर मेजरमेंट्स। देखो बेटो, आपको पता है कि 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं या परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ये 10th 9th में भी आपने पढ़ा है। तो जो परिवर्तन है वही गुणधर्म है। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ के भौतिक गुण क्या है? जैसे कि रंग है, घनत्व है, क्वथनांक है, गलनांक है, हिमांक है, शांता है, ये सब भौतिक गुणधर्म है। और रासायनिक गुणधर्म जो रासायनिक क्रियाओं में होते हैं, उनका अध्ययन हम इस चैप्टर में करते हैं। और उनका अध्ययन करके, जैसे हम मान लीजिए ऊर्जा का अध्ययन कर रहे हैं, तो ऊर्जा क्या मेजरमेंट हम किस इकाई द्वारा करेंगे, तो इनकी इकाइयां क्या होगी। इसी प्रकार लंबाई हो, दूरी हो, समय हो, कोई भी प्रकार का मापन हो, उसमें हम किस इकाई का प्रयोग करेंगे। तो बेसिकली 3 प्रकार की इकाइयों का प्रयोग रसायन विज्ञान में किया जाता रहा है। पहले थी CGS पद्धति। 3 बेसिक चीजें होती हैं, लंबाई, भार और समय। पहला लंबाई, जिसको CGS में सेंटीमीटर में, दूसरा द्रव्यमान, तो G मतलब ग्राम, और तीसरा S मतलब समय, सेकंड में मापा जाता है। तो CGS का मतलब हो गया सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। दूसरी थी MKS पद्धति, यह है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तीसरी है FPS पद्धति, F मतलब फुट, P मतलब पाउंड और S मतलब सेकंड। तो ये 3 पद्धतियां हैं। लेकिन 1960 के बाद तो ये जो मापन हम देख रहे थे, विभिन्न प्रकार के गुणधर्मों का जो मापन है, उसमें 7 जो है बेसिक प्रकार के मापन होते हैं। पहला है लंबाई का मापन, उसका जो प्रतीक है और जो मात्रक है वो है मीटर।
इसी प्रकार द्रव्यमान का मापन हम किलोग्राम के रूप में करते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। समय का मापन हम सेकंड के रूप में करेंगे। विद्युत धारा, जहां भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसका जो मापन है आप जानते हैं एम्पियर के रूप में किया जाता है। तापक्रम, कोई भी तापक्रम, ऊष्मागतिक तापक्रम, किसी प्रयोगशाला में किसी एक्सपेरिमेंट का तापक्रम हम केल्विन के रूप में करते हैं। इसी प्रकार पदार्थ की मात्रा को हमको मापना हो तो मोल के रूप में मापी जाती है। और ज्योति तीव्रता, कोई भी कैंडल या किसी भी ऊर्जा के स्रोत की जो ज्योति तीव्रता है उसको कैंडेला या सीडी के रूप में मापा जाता है। ये प्रतीक है इसके। अब इसके अलावा अन्य जो राशियां हैं उनके क्या क्या मात्रक हैं आप इसको नोट करते जाइए, बना लीजिए। दाब, फोर्स अपॉन एरिया, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब होता है और उसका मात्रक क्या हो गया, पास्कल। अन्य मात्रक भी हम देखेंगे, लेकिन मुख्य जो इसमें एसआई पद्धति में जो इंटरनेशनल सिस्टम है एसआई पद्धति का 1960 के जो सम्मेलन में बना था उसके बाद से यही चल रहा है, उसके अनुसार ये इसके मात्रक हैं। इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बल बटा क्षेत्रफल, बल की इकाई है न्यूटन और क्षेत्रफल की है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर के ऊपर लाएंगे तो न्यूटन मीटर -2। हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, न्यूटन मीटर -2 ये बना के लिखेंगे। इसी प्रकार शक्ति, पावर, कार्य करने की क्षमता, इसकी इकाई है वाट, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं और जूल प्रति सेकंड इसका इकाई है। इसी प्रकार कार्य एवं ऊर्जा, किसी वस्तु में निहित ऊर्जा या कहीं भी किसी प्रक्रिया में ऊर्जा का मान हम जूल के रूप में ज्ञात करते हैं और इसकी इकाई है न्यूटन इंटू मीटर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। इसी प्रकार आवृत्ति बल का मात्रक है न्यूटन और इसका इकाई है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर आवृत्ति, इकाई समय में राउंड्स की संख्या, चक्रों की संख्या, साइकिल्स की संख्या, ये हर्ट्ज में मापी जाती है। प्रतिरोध, किसी तार से होकर धारा के बहने में जो रुकावट है, द रेसिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए मीडियम और वायर, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध, इसका मात्रक है ओम। इसी प्रकार जब किसी तार से होकर या किसी विलयन से होकर आवेश जो प्रवाहित होता है उसको हम कूलाम में नापते हैं। विभवांतर किसी सर्किट में विभवों का अंतर विभवांतर वोल्ट के रूप में मापा जाता है। आयतन को घन मीटर या मीटर क्यूब इसकी इकाई है। घनत्व जो कि द्रव्यमान बटा आयतन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया और आयतन का मीटर क्यूब हो गया, ऊपर आकर -3 हो गया। इसी प्रकार वेग मीटर पर सेकंड और बल जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में मापा जाता है। हमने जो अभी विभिन्न मापन पढ़े, अब इनमें जो राशियां हमको मापन के पश्चात जो परिणाम प्राप्त होता है या आंसर आता है हमारा, मान लीजिए हर्ट्ज है, आवृत्ति को माप रहे हैं हर्ट्ज, तो अगर मान लीजिए उसमें 10⁹9 हर्ट्ज आ गया तो उसको हम एक प्रतीक द्वारा, पूर्व लग्न द्वारा दर्शा सकते हैं। उसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम लिख देंगे गीगा हर्ट्ज। तो गीगा हर्ट्ज का ऑलरेडी मतलब हो जाएगा 10⁹9 हर्ट्ज। तो ऐसे ही मान जैसे 10 आए तो उसको डेका लिखा जाता है, 10⁻³ आए उसको किलो लिखा जाता है, 10⁻6 को हम मेगा लिखते हैं, 10⁻9 को हम गीगा लिखते हैं, 10⁻12 को टेरा, 10⁻21 को जेटा लिखा जाता है और 10⁻24 को योटा हम लिखते हैं। वाई से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार माइनस में अगर मान आते हैं, कोई भी मान हो सकता है, सांद्रता भी हो सकती है, किसी पदार्थ की मात्रा भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है जो इसमें आए। तो मान लीजिए 1/10 है किसी की सांद्रता, मान लीजिए डेसी नॉर्मल है 1/10, तो उसको हम 1/10 0.1 को हम डेसी नॉर्मल लिख सकते हैं या डेसी लिख सकते हैं। 1/100 या 10⁻² को सेंटी लिखेंगे, 10⁻³ को मिली लिखेंगे, स्मॉल एम, 10⁻6 को हम माइक्रो से व्यक्त करते हैं, 10⁻9 को नैनो से व्यक्त किया जाता है, जैसे नैनोमीटर है तो 10⁻9 लिखने का मतलब वो नैनोमीटर हो गया, तो उसको 10⁻9 मीटर लिखिए या नैनोमीटर लिख दीजिए तो एक ही चीज होगी। तो इसको संक्षेप में हम इस तरह लिख सकते हैं। 10⁻12 को हम पिको लिखते हैं,
10⁻15 को हम फेम्टो लिखते हैं और 10⁻21 को जेप्टो, सब में ओ लग रहा है, और 10⁻24 को हम योक्टो लिखते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब संगठन के आधार पर, पदार्थ के संगठन के आधार पर हम पूरा जो द्रव्य है ब्रह्मांड में जो है उसको हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं बेटो। एक तो हो गया शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ मतलब जिनका संगठन निश्चित होता है, जिनमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का अनुपात या मात्रा निश्चित होती है, उसको हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जल, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब जो हैं इनमें सबका अनुपात फिक्स है, ये कहलाएंगे शुद्ध पदार्थ। इस शुद्ध पदार्थ को हम बांट सकते हैं दो भागों में, तत्व और यौगिक। अब तत्वों में कौन कौन सी स्पीशीज बनती हैं? परमाणु होते हैं, अणु होते हैं और आयन। यौगिक, फिर मिश्रण जो है। अब मिश्रण क्या है? जब विभिन्न प्रकार के पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उनसे जो नए स्पीशी का निर्माण होता है वो कहलाता है मिश्रण। और ये दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो इसको भी आप समझ लीजिए। तत्व क्या है? कोई पदार्थ का वह स्वरूप जिसमें उपस्थित सभी परमाणु एक ही प्रकार के हों, वो तत्व कहलाता है। जैसे सोडियम है, अब इसमें सोडियम के नमूने में प्रत्येक जो परमाणु होगा वो सोडियम का होगा, तो वो सोडियम तत्व कहलाएगा। एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह तत्व कहलाता है। अब जो है परमाणु क्या है, अब इसको समझने की बात है। ये एक्चुअली देखने में बहुत छोटा सा, आप 8वीं क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हैं, परमाणु क्या है, और कई चीजें आपने पढ़ी है वो ठीक भी है, लेकिन इसको आगे बढ़ाना है। आपने अब तक पढ़ा है कि परमाणु किसी भी प्रकार के द्रव्य का वह छोटे से छोटा रूप है जिसको हम आगे विभक्त नहीं कर सकते, यानी अविभाज्य इकाई है, इनडिविजिबल यूनिट है। लेकिन जबकि परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसोन, बोसोन और अन्य तरह के कई उप परमाणुवीय कण, चूंकि अब इनकी खोज हो चुकी है, तो अब यह कहना कि यह इंडिविजुअल है न्याय संगत नहीं होगा। लेकिन यह परिभाषा दी गई थी। दूसरी चीज आपको बताई गई, इनविजिबल, अदृश्य। यह बिल्कुल सही है कि हम नग्न आंखों से, नेक्ड आइज से परमाणु को देख नहीं सकते क्योंकि इतना छोटा हो जाता है। तीसरा बताया गया कि जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव ना हो। यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि यह बात ठीक है कि अधिकांश परमाणु प्रकृति में किसी दूसरे परमाणु से संयोग कर कोई अणु या आयन या यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो स्वतंत्र रूप से, विलगित रूप से पाए जाते हैं, जिनमें अक्रिय गैसें आप पढ़ते हैं, वो ज्यादातर यौगिकों का निर्माण नहीं करते। खैर, चौथी चीज ये आई कि परमाणु किसी द्रव्य पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में चाहे वो क्रिया पदार्थ के बीच में हो, यौगिक के बीच में हो, लेकिन भाग लेने वाला जो इकाई होगी वो परमाणु ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस क्रिया में इलेक्ट्रॉनों का या तो आदान प्रदान होगा या साझा होगा, तो वो होगा तो परमाणुओं के बीच में ही, चाहे वो यौगिक की क्रिया कर रहा हो। तो असली जो क्रियात्मक इकाई है किसी पदार्थ की संरचनात्मक इकाई है, वो परमाणु ही होता है। यानी इन सबको मिला दिया जाए तो परमाणु की एक परिभाषा बन जाती है। पहला, परमाणु किसी द्रव्य पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई है जो आगे विभाजित नहीं की जा सकती, जिसे नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव सामान्यतः नहीं है, और जो उस द्रव्य की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, वो परमाणु है।
अब परमाणु मिलकर, समान प्रकार के जो परमाणु हैं वो आपस में मिलकर किनका निर्माण करते हैं? अणुओं का। अब अणु जो बनता है, किसी अणु की परिभाषा क्या होगी? बनते तो ये परमाणुओं से हैं, लेकिन परिभाषा क्या होगी कि अणु किसी द्रव्य पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। फिर आयन तो आप जानते ही हैं, परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकलने पर या जुड़ने पर धनायन या ऋणायन का निर्माण होता है। अब आते हैं यौगिक। जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिकों का निर्माण होता है। जैसे CO2, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का 12 भाग, ऑक्सीजन का 32 भाग जब क्रिया करते हैं तो CO2 का निर्माण होता है। तो यह है कहलाएंगे यौगिक। तो यौगिक की परिभाषा होगी विभिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में जब संयोग करके कोई पदार्थ बनाते हैं वो यौगिक कहलाता है। और जब दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक आपस में मिलते हैं, मिश्रित होते हैं, तो जो चीज बनती है, जो पदार्थ बनता है, वो मिश्रण कहलाता है। और ये दो तरह से मिल सकते हैं, दो तरह के मिश्रण होते हैं, समांगी और विषमांगी। देखो बेटो बिल्कुल क्लियर है, होमोजिनस और हेटेरोजिनस। होमोजिनस मिक्सचर क्या होते हैं? जिनमें उपस्थित सभी घटक आपस में मिलकर एक रूप यानी एक ही प्रावस्था में आ जाते हैं। अब वो उन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं बचता जो मिलते हैं। जैसे शर्करा और पानी को मिलाया, मिलने के पश्चात आप देखेंगे कि दोनों मिलकर एक ही हो गए। अब शर्करा और पानी अलग अलग नहीं है। एल्कोहल और पानी को मिला लिया, अब वो दोनों मिलकर एक विलयन बन गया। ये कहलाते हैं, यानी जब दो या दो से अधिक घटक आपस में मिलकर एक ही प्रावस्था में आ जाते हैं और उसके पूरे विलयन में और पूरे पदार्थ में, यानी उसके हर स्थान पर उसका जो संगठन होगा वो एक समान होगा, होमोजिनस होगा, वो होमोजिनस विलयन कहलाता है। और विषमांगी विलयन वो होंगे कि जो मिलने के बाद भी एक से अधिक प्रावस्थाओं में पाए जाते हैं, यानी मिलने के बाद भी उनका संगठन प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं होता। जैसे तेल और जल को मिला दिया आपने, नमक और चीनी को मिला दिया आपने, तो ऐसे मिश्रण एक साथ एक समान रूप में नहीं आ पाते, एक समान प्रावस्था में नहीं आ पाते, वो विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इस प्रकार ये दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। बेटा जो ये मापन हम किसी भी राशि का करेंगे, कोई भी गुणधर्म का जब मापन किया जाता है और अंत में जब हमको परिणाम प्राप्त होते हैं, तो केमिस्ट्री में ये बहुत जरूरी है कि वो परिणाम परिशुद्ध होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और उसमें यथार्थता यानी एक्यूरेसी होनी चाहिए। जैसे इसको समझिए, परिशुद्धता क्या है? जब किसी एक मापन में मान लीजिए 3 परिणाम प्राप्त होते हैं, लेकिन उन तीनों परिणामों में आपस में कितनी निकटता है, यह कहलाती है परिशुद्धता। अगर वो तीनों परिणाम बिल्कुल पास पास है, हम उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए एक पदार्थ का भार 2 ग्राम है। अब उसको एक बार मापा गया, पहली बार, तो उसका भार आया 1.94 ग्राम। जब दोबारा मापा गया दूसरी बार, तो उसका मान आया 1.96 ग्राम। यानी ये दोनों ही मान इस 2 ग्राम के निकट है। इसका मतलब ये जो परिणाम है, इसका हमारा जो परिणाम है, एक्सपेरिमेंट जो हमको परिणाम मिले हैं, वो परिशुद्ध तो है। अब यथार्थता क्या है? यथार्थता का मतलब होता है जो विशिष्ट मान है, कोई भी एक मान ले लीजिए, प्रायोगिक मान, अगर वो वास्तविक मान के समान होता है, वास्तविक मान तो दिया है, अगर प्रयोग करने पर भी, प्रयोग करने के बाद भी वही मान प्राप्त होता है, तो वह परिणाम यथार्थ या एक्यूरेट कहलाता है। लेकिन चूंकि अब ये 1.94 ग्राम है और ये 1.96 ग्राम प्राप्त हुआ, लेकिन ये दोनों 2 ग्राम नहीं है,
इनमें से कोई भी परिणाम 2 ग्राम नहीं है, यानी ये परिणाम परिशुद्ध तो है लेकिन इनमें यथार्थता नहीं है। तो परिशुद्धता, प्रिसाइजनेस का मतलब जब किसी मापन के 2 या 3 या अधिक परिणाम आपस में समीप हो, उनमें निकटता हो, तो वो परिशुद्ध होते हैं। लेकिन जब उनमें कोई प्रायोगिक मान वास्तविक मान के बिल्कुल नजदीक या समान होता है तो फिर वो मान यथार्थ मान कहलाते हैं। और रसायन विज्ञान में मानों का परिशुद्ध और साथ में यथार्थ होना बहुत ही जरूरी होता है। तो अब इसको कैसे हम मान को व्यक्त करें ताकि उसमें परिशुद्धता और यथार्थता दोनों आ सके, तो इसके लिए हम 2 चीजों का प्रयोग करते हैं। देखिए, पहला है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स, और दूसरा हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक अंकन या साइंटिफिक नोटेशन। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? देखो बेटो, हमको कोई भी प्रयोग का परिणाम प्राप्त हुआ, यह परिणाम, इस परिणाम में जितने भी अंक हैं, फिगर हैं, उनमें से कितने अंक मीनिंगफुल हैं, अर्थपूर्ण हैं, जिनका वास्तव में उसको समझाने में योगदान है, उसके बिना मापन अधूरा है, उसके बिना मापन में परिशुद्धता यथार्थता नहीं आएगी, उन अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। किसी मापन के परिणाम में उपस्थित अर्थपूर्ण मीनिंगफुल फिगर्स की संख्या को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अब कोई भी परिणाम आपको प्राप्त होते हैं, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसके कुछ नियम है। पहला नियम देखिए, किसी मापन में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जीरो के अलावा संख्याएं हैं, वो सब सार्थक अंक होते हैं। जैसे मान लीजिए हमको किसी पदार्थ का भार 314 ग्राम प्राप्त हुआ, तो इसमें सार्थक अंक होंगे 3, क्योंकि इसमें तीनों ही नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये आपका पहला इसका नियम हो, नॉन जीरो। जैसे मान लीजिए 5 ग्राम, तो नॉन जीरो कितना हुआ? 1, तो इसमें 1 सार्थक अंक। इसी प्रकार मान लीजिए 50, इसमें भी 1 ही सार्थक अंक। अगर किसी में दशमलव नहीं है तो नॉन जीरो के अलावा जो आगे जीरो होंगी वो सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे 200, इसमें भी 1 ही सार्थक अंक है। नॉन जीरो के अलावा जो जीरो है, अगर दशमलव नहीं है तो वो काउंट नहीं होंगी। ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम, किसी मापन या परिणाम में प्रथम नॉन जीरो डिजिट से पहले जितनी भी जीरो होती हैं वो सार्थक अंक नहीं होती, और प्रथम नॉन जीरो के बाद जितनी जीरो होती है वो सार्थक में सम्मिलित होती है। जैसे 0.0065, तो प्रथम नॉन जीरो है ये 6, इससे पहले 3 जीरो हैं, ये सार्थक अंक नहीं होंगे। इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? केवल 2। लेकिन अगर 0.00605 हुआ तो इस प्रथम नॉन जीरो के बाद वाली जो जीरो है वो सार्थक अंक होगी, इसको इसमें सम्मिलित करेंगे। ये इसमें दूसरा नियम है। अब तीसरा नियम देखिए। तीसरा नियम क्या है बेटो?
कि दो नॉन जीरो डिजिट, दो जीरो के अलावा जो डिजिट है उनके बीच की जो जीरो होंगी वो सार्थक अंक होंगी। जैसे मान लीजिए 3.3005। अब ये जो जीरो है नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, ये सार्थक अंक मानी जाएगी, यानी ये चारों ही सार्थक अंक होंगे। चौथा है कि किसी दशमलव के बाद जो जीरो होंगी वो भी सार्थक अंक मानी जाएंगी। जैसे 3.0000, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो दशमलव के बाद जितने भी जीरो हैं वो सब सार्थक अंक माने जाएंगे। यानी ये 1 2 3 4 5, इसमें 5 सार्थक अंक होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसमें भी 4 जीरो हैं, लेकिन इसका सार्थक अंक केवल 1 ही होगा। तो दशमलव के बाद की जीरो तो सार्थक अंक कहलाएंगी, लेकिन अगर दशमलव विहीन संख्या है तो उसमें नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली जो जीरो है वो सार्थक अंक नहीं मानी जाती। तो इसमें सार्थक अंक केवल 1 होगा। ये जो है ये सार्थक अंक नहीं होंगे, इसमें ये सब सार्थक अंक होंगे। तो ये सार्थक अंकों को संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम है और कुछ उदाहरण मैंने आपको इसमें समझा दिए। प्रश्न आता है। इसके बाद दूसरी चीज जो हम मापन में अनिश्चितता दूर करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वो है वैज्ञानिक अंकन। साइंटिफिक नोटेशन। ये वैज्ञानिक अंकन क्या है बेटों? जैसे मान लीजिए कई चीजें हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं, जैसे कई मापन है। जैसे मान लीजिए आपने 32 ग्राम ऑक्सीजन मान लीजिए आपको दिया और इसमें पूछा अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो आपको पता है 32 ग्राम ऑक्सीजन, अभी हमने मोल नहीं किया, करेंगे, लेकिन 32 ग्राम ऑक्सीजन आपको दे रखा है और इसमें मोल कितने होंगे, इसके अणुभार का भाग देंगे तो 32/32 यानी 1 मोल। और 1 मोल में कितने अणु होते हैं? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। अभी टॉपिक आएगा, लेकिन अभी आप सिर्फ उदाहरण के लिए देख लीजिए। 1 मोल पदार्थ में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। यानी ये कितने आए? 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जीरो, ये संख्या आ गई अणुओं की। अब इस संख्या को अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये कोई एक वैज्ञानिक विधि नहीं है और इसमें बहुत सी अनिश्चितता होने की संभावना है, गलत होने की संभावना है। तो वैज्ञानिक अंकन क्या कहा जाएगा? इस राशि को हम इस रूप में लिखें कि जिसमें हम दशमलव के पहले, यानी इसको एक सूक्ष्म रूप में लिखा जाए, जिसको वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक अंकन नाम दिया और लिखा n × 10⁻n। n क्या है? कोई भी संख्या हो सकती है, दशमलव में भी हो सकती है, तो वो होगी 1 से लेकर 10 के बीच में, और बाकी जो होगी वो 10 की पावर के रूप में लगाकर लिखा जाए, जिससे अनिश्चितता समाप्त हो जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 20 तो जीरो है और 3 1, क्योंकि हमको 1 से 10 तक के बीच में तो 1 के बाद हमको दशमलव लगाना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे 6.222 इंटू 10 की पावर 23। ये आपको इसमें लिखा जाएगा। ये इसका वैज्ञानिक तरीका है लिखने का, जिसमें अनिश्चितता नहीं है। और जब वैज्ञानिक अंकन से हम लिख देते हैं तो उसमें जितने भी डिजिट होते हैं, जीरो या जीरो के अलावा, वो सब
सार्थक अंक होते हैं। यानी इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1, 2, 3 और 4। 10 की पावर को सार्थक में नहीं लिखते। तो ये इसमें साइंटिफिक नोटेशन है जिससे हम किसी चीज को परिशुद्ध तरीके से, यथार्थ तरीके से लिखने के लिए प्रयुक्त करते हैं। अब बेटो मान लीजिए मापन में जो आपको परिणाम प्राप्त हुए उसको दशमलव के बाद राउंड ऑफ करना हो, यानी लगभग आंसर लिखना हो, तो उसमें राउंडिंग ऑफ के क्या नियम है? तो उसमें देखिए 3 स्थितियां होती हैं। यदि आपका अंतिम अंक दशमलव के बाद लास्ट अंक 5 से अधिक है तो उस अंक को हम हटा देते हैं, और उससे पहले वाला जो अंक है उसको 1 बढ़ाकर लिख दिया जाता है। जैसे 38.66 है तो इसमें अंतिम अंक आपका जो है वो मोर देन 5 है। ये मोर देन 5 है, 6 है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हटा देंगे, और इससे पहले वाले अंक में हम 1 की वृद्धि, इसका मान हो गया 38.7। अब अगर यहां अंतिम अंक जो कि यहां 4 है, लेस देन 5 है, 5 से कम है, तो फिर हम क्या करेंगे? इस को तो हटा देंगे, लेकिन इसके पहले वाले अंक में बिना किसी परिवर्तन के हम उसका परिणाम या मान लिख देंगे। ये तो हो गई मोर देन 5 में, लेस देन 5 में। अब अगर मान लीजिए 5 हो, आपका जो अंतिम अंक है वो 5 हो, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम देखेंगे कि उससे पहले वाला अंक विषम है या सम है, इवन है या ऑड है। तो यदि उससे पहले वाला अंक ऑड हुआ, विषम हुआ, अंतिम से पहले वाला विषम हुआ, तो हम उस 5 को हटाकर उस अंक में, उसके पहले वाले अंक में 1 की वृद्धि करके लिख देते हैं। लेकिन अगर अंत के पहले वाला अंक सम हुआ, जो 5 है अंतिम, उससे पहले वाला सम हुआ, तो फिर हम इस 5 को तो हटा देते हैं, लेकिन इस लास्ट अंक में बिना किसी परिवर्तन के राउंड ऑफ करके लिखा जाता है, यानी 38.2 ही होगा। ये राउंडिंग ऑफ के नियम होते हैं। इस प्रकार बेटों आज के वीडियो में हमारी ये क्लास इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास है, पार्ट 1 है। अब आगे हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है एक बार आप देख लीजिए। हमको इसके बाद सबसे पहले रासायनिक संयोग के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये 3 नियम हमको बेटो पढ़ने हैं। क्योंकि रासायनिक संयोग जब होगा परमाणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य, तभी यौगिकों का निर्माण होगा, और स्वतंत्र रूप में तो बहुत कम तत्व पाए जाते हैं। इसलिए यौगिक के रूप में ही हम, जब यौगिक बनेगा तभी आगे क्रियाएं संपन्न होंगी। तो यौगिक बनने के, उनके मिलने के क्या क्या नियम हैं, तो 3 नियम हम पढ़ेंगे। पहला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जब कोई क्रियाकारक क्रिया कर उत्पाद बनाएंगे तो क्रियाकारकों का जो कुल द्रव्यमान है वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के समान होगा, न उसमें कोई कमी होगी न उसमें कोई वृद्धि होगी। इसको हम पढ़ेंगे। दूसरा नियम हम पढ़ेंगे, पहला तो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम हम पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं उनमें निश्चित तत्व एक नियत या स्थिर अनुपात में सदैव संयोग करते हैं। जैसे जल है तो जल में सदैव ही, चाहे वो जल कहीं भी हो, सदैव ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करेंगे, ये निश्चित है। और उनकी मात्राएं भी निश्चित है कि हाइड्रोजन के 2 ग्राम, ऑक्सीजन के 16 ग्राम से संयोग करेंगे। H2O, हाइड्रोजन के 2 ग्राम, इसका 16 ग्राम।
ये निश्चित मात्रा में संयोग करके जल का निर्माण करेंगे। ऐसे ही तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें क्या है बेटो, बिल्कुल सरल है। जब एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं से संयोग करती है, तो वो जो भिन्न भिन्न तत्वों की मात्राएं हैं उन बने यौगिकों में आपस में सरल गुणक या सरल अनुपात में होती हैं। जैसे कार्बन है, इसकी निश्चित मात्रा है 12 ग्राम, इसके साथ एक ऑक्सीजन ने संयोग किया, CO बन गई, और 2 ऑक्सीजन ने संयोग किया तो CO2 बन गई। तो जो ये यौगिक बने, इनमें जो ये तत्व जो भिन्न भिन्न मात्रा में लिए, उनके जो अनुपात होंगे इस ऑक्सीजन का और इस ऑक्सीजन का, दोनों ऑक्सीजन का अनुपात 16:32, यानी 1:2, यानी ये आपस में सरल गुणक में होंगे। ये गुणित अनुपात का नियम होता है। और इसी प्रकार एक नियम और होता है, लेकिन आपके नहीं है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। उसको भी देख लीजिए। चौथा नियम होता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है बेटो, एक तत्व दो अलग अलग तत्वों से संयोग करता है। यहां तो समान तत्वों से संयोग कर रहा था, उनकी मात्राएं अलग अलग थी। यहां एक तत्व दो अलग अलग तत्वों से संयोग करता है। जैसे मान लीजिए यहां 2 सल्फर से संयोग किया तो CS2 बन गई, और मान लीजिए यहां 2 ऑक्सीजन से संयोग किया तो CO2 बन गई। तो ये तो निश्चित हो गया। अब इसमें इसने CS2 बनाया और इसमें इसने CO2 बनाया। अलग अलग तत्वों की निश्चित मात्राओं से संयोग कर इसने अलग अलग यौगिक बना लिए। तो ये कहता है जो यौगिक बनेंगे उनका जो अनुपात हो, उनमें जो भिन्न भिन्न तत्व थे उनका अनुपात भी आपस में सरल गुणक होगा। यानी S और O का जो अनुपात होगा, ये तो कितना हो गया 32 और ये कितना हो गया 64, तो ये हो गया 1:2। तो इनका अनुपात सरल गुणक होता है। ये कहलाता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इस प्रकार ये 4 नियम होते हैं। इसके बाद अवोगाद्रो का नियम आता है। ये आपके रासायनिक संयोग के नियम होंगे, जिनको अपन उदाहरण सहित नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इसके बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु के बारे में डाल्टन ने विस्तृत विवेचना की, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है परमाणु भार और अणु भार। परमाणु भार एवं अणु भार। परमाणु भार क्या है, इसको हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, इसकी क्या इकाई है, और परमाणु भारों को जोड़कर हम किस प्रकार अणु भार ज्ञात करते हैं, यह हम देखेंगे। इसके बाद मोल संकल्पना। किसी भी पदार्थ का मापन 3 रूपों में किया जाता है, या तो भार के रूप में किया जाता है, या आयतन के रूप में किया जाता है, या संख्या के रूप में किया जाता है। तो मोल को हम 3 रूपों में पढ़ेंगे, भार के रूप में, आयतन के रूप में और संख्या के रूप में, और इस पर क्वेश्चन करेंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोल ध्यान रखिएगा। ये 12th और आगे के कंपटीशनों में भी काफी आपके लिए यूजफुल रहेगा और आपके काम आएगा। मोल अवधारणा। मोल अवधारणा के बाद हम बेटो जो टॉपिक होगा वो होगा मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र। देखो बेटो, वैसे तो मैं बता दूं आपको कि अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, इसका अणु सूत्र आप जानते हैं, नहीं जानते देख लीजिए, C12
C6H12O6। यानी इसमें 6 कार्बन परमाणु हैं, 12 हाइड्रोजन परमाणु हैं और 6 ऑक्सीजन परमाणु हैं। ये तो इसका वास्तविक परमाणुओं का अनुपात है। लेकिन जब हम इनको काट के इसका सरल अनुपात बना ले तो ये C1H2O ये हो जाएगा, ये इसका सरल अनुपात हो जाएगा। तो ये जो सूत्र कहलाएगा सरल अनुपात, वो कहलाएगा मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र तो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं का सरल अनुपात दर्शाता है, और अणु सूत्र उस अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या का अनुपात दिखाता है। इसको कैसे निकालते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आता है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्रतिशत संघटन निकालना। जैसे मान लीजिए CO2 है, इसमें 2 तत्व हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। इनकी प्रतिशत मात्राएं कितनी कितनी हैं, ये निकालना, इसके न्यूमेरिकल करना, ये हमारा नेक्स्ट होगा। इसके बाद सांद्रता ज्ञात करना। आपने 12th का मेरा वीडियो जो मैंने फर्स्ट दिया था, आपसे कहा भी था कि इसको जरूर देखिएगा, पार्ट 1 को, क्योंकि पार्ट 1 विलियन आपके 12th में आएगा, और उसमें मैंने बड़े विस्तार से सांद्रता की विवेचना की है। उसको निकालने के तरीके, नॉर्मलता, मोलरता, इन तीनों पर क्वेश्चंस, ये सारे मैंने डिस्कस किए हैं। एक बार आप मेरा 12th का पार्ट 1 वाला वीडियो देखना चलाकर, तो उसमें आपको ये काफी विस्तृत रूप में मिल जाएगा। खैर, हम यहां भी करेंगे। इसके बाद अंतिम जो टॉपिक इसका है वो है आधिक्य और सीमा कारक। एक्सेस एंड लिमिटिंग रीजन। बेटो, ये इस टॉपिक का लास्ट पार्ट होगा, जो पार्ट 3 जो सब में दिया जाएगा। एक्सेस, कोई पदार्थ किसी क्रिया में इतनी अधिक मात्रा में लिया जाए, काम में तो वो आएगा, लेकिन उसकी मात्रा इतनी अधिक हो कि उसमें समय के साथ साथ परिवर्तन हमको दिखाई ना दे, बहुत धीमा परिवर्तन हो। जैसे कई अभिक्रियाओं में जल आधिक्य में लिया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी सांद्रता इतनी ज्यादा है कि उसमें समय के साथ परिवर्तन, मापनीय परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका ये कहलाएगा एक्सेस। और लिमिटिंग रीजेंट क्या कहलाता है बेटो? जब किसी अभिक्रिया में मान लीजिए 2 अभिकारक हैं, तो वो अभिकारक, मान लीजिए ए और बी 2 अभिकारक मिलकर सी बना रहे हैं उत्पाद, तो वो अभिकारक जो अभिक्रिया में सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा, मान लीजिए ए पूरा कंज्यूम हो गया, तो अब ए के कंज्यूम होने के बाद अकेला बी तो सी नहीं बना सकता, तो ए ने क्या कर दिया, उस अभिक्रिया की सीमा को निर्धारित कर दिया, लिमिट कर दिया, उसके बाद सी नहीं बनेगा। तो किसी अभिक्रिया में वह क्रियाकारक जो पहले समाप्त हो जाता है, यानी पूरा का पूरा उपयोग में आ जाता है, उसको हम लिमिटिंग रीजेंट या सीमा कारक कहते हैं। इस प्रकार मैंने आपको इस पूरे चैप्टर का एक पार्ट को कंप्लीट किया और बाकी पार्टों का आपको थोड़ा थोड़ा इसको पूरा आइडिया समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियोस में आपसे उन पे और न्यूमेरिकल सहित पूरा वो डिस्कशन रहेगा। अब ये चैप्टर का तो आज का जो वीडियो है, आज का मेरा पार्ट है, ये मैं समाप्त कर रहा हूं। अब बेटो ये ध्यान रखिएगा कि अब वेकेशंस स्टार्ट होंगी और वेकेशंस का हमको काफी यूज करना है, और मैं क्लासेस भी आपकी ज्यादा लूंगा, तो उनमें आप ये जो हमारा मल्टीमीडिया है, वीडियो के माध्यम से लेक्चर डालूंगा, तो इनको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। इसकी प्रॉब्लम्स भी मैं डालूंगा, तो प्रॉब्लम्स को आप करिएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम आए तो उसके लिए आप क्या करें, ये आप ध्यान रखिएगा। आप तो मेरे से चलो पढ़ लेंगे, लेकिन जो विद्यार्थी हमारे ही हैं या दूसरे भी हैं, जिनको किसी भी माध्यम से कोई भी मैटर नहीं मिल पा रहा है या स्तरीय मैटर नहीं मिल पा रहा है, एक लेवल का मैटर नहीं मिल पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैंने ये वीडियो
इसी उद्देश्य से बनाया है, इसी उद्देश्य से डाल रहा हूं कि ये पूरे हमारे क्षेत्र, पूरे राज्य तक और उसके बाहर तक फैले और ये सब तक चला जाए जो बच्चे टच में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है। और हालांकि अब ये पता नहीं कब होगा, खैर जब भी होगा हमको टाइम वेस्ट नहीं करना, हमको इस समय का भी सदुपयोग करना है और इसे करना है कि इतनी इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई करनी है कि जैसे क्लास हो उससे भी ज्यादा इफेक्टिव, क्योंकि इसको तो आप घर बैठ के कितनी बार पॉज करके बार बार इसका सुन सकते हैं। तो इसलिए ये सब तक पहुंचाना है। तो आप तो इसको पढ़ेंगे ही, समझेंगे ही पूरा, जो प्रॉब्लम आएगी उसको मेरे जो ये मैं डालूंगा, आपको लिंक दूंगा, उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ भी लेंगे। और प्रॉब्लम्स मैं खुद भी एक सॉल्यूशन क्लास दूंगा, जो न्यूमेरिकल दूंगा उनकी। तो ये सब चीजें मैं आपको कर दूंगा। लेकिन अब आपका भी दायित्व तो बढ़ गया है, क्योंकि जब मैं आपसे रूबरू बिल्कुल लाइव हो रहा हूं तो आपका भी ये कर्तव्य है कि मेहनत पूरी तरह से करें और इसको सभी तक पहुंचाने के लिए आपके जितने भी मित्र हैं, जितने भी बच्चे साइंस के आपके टच में हैं, उन सब तक ये वीडियो पहुंचाने का काम आप करेंगे। और इसको करने के लिए आप इसको सबसे पहले सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद इसको सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करके इसको अपने जितने भी मित्र हैं उन सबको शेयर करेंगे। तब तक ही हमारा ये उद्देश्य सब तक केमिस्ट्री को सिंपल तरीके से, बहुत इफेक्टिव तरीके से समझाने का उद्देश्य पूरा होगा। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे एट होम। शुभ रात्रि।